नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी वीडियो जारी हुआ है। दरअसल धमाके के समय का वीडियो सामने आया है। ट्रैफिक के बीच धमाके वाली कार नजर आ रही है। तो कार की मौजूदगी जो है वो बाकी संख्या में जो वहां पर ऑटो रिक्शा है, गाड़ियां हैं, लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप समझिए कि आसपास लोग नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। धमाके के समय का वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आ रहे हैं। ट्रैफिक के बीच धमाके वाली कार नजर आ रही है और ट्रैफिक वही सिग्नल, वही स्पॉट, वही जगह, यानी कि जब रेड लाइट पर ट्रैफिक के लिए जब तमाम ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये ऑटो रिक्शा आपको नजर आ रहे हैं, बाकी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं और यहाँ पर हो जाता है अचानक से ब्लास्ट। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही कुछ सेकंड में इस तरह की परिस्थिति वहां पर बनेगी या इस तरह की साजिश को लेकर कोई वहां पर उन्हीं के बीच में, लोगों के बीच में वहां पर कोई घूम रहा होगा। उमर जो कि उस गाड़ी में था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। लेकिन इससे पहले का आप ये वीडियो देखिए। एक्सक्लूसिवली आपको ये टीवी स्क्रीन पर वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, ताकि आप समझ पाएं कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, किस तरीके से पूरा जो साजिश थी उसे रचने का प्रयास किया गया। तो गाड़ी बिल्कुल सामान्य तरीके से आसपास के वाहनों के बीच में खड़ी है। मतलब किसी को शक नहीं हो सकता, किसी को कोई संदेह या डाउट नहीं हो सकता है। और अचानक से इसमें हो जाता है ब्लास्ट और उसके बाद लोगों के परखच्चे उड़ जाते हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। 700, 800, 900 मीटर दूरी पर जो खड़ी गाड़ियां हैं वो भी चकनाचूर हो जाती हैं, उनके शीशे भी टूट जाते हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए भारी मात्रा में ट्रैफिक लगा हुआ है। आप दूर देखेंगे तो डीटीसी की बसें भी हैं, दिल्ली की बसें भी हैं, सरकारी बसें भी खड़ी हुई हैं और यहाँ पर भी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी बसों में होती है। आसपास ऑटो हैं, ऑटो में बैठे हुए लोग हैं और अचानक से उन्हीं सब लोगों के बीच में सामान्य तरीके से मौजूद उमर अपनी गाड़ी में, और ये वही i20 गाड़ी है हरियाणा नंबर प्लेट की, जो जिसमें ब्लास्ट होता है, जिसमें धमाका होता है। तो धमाके के समय का जो वीडियो है, हालांकि वो अलग अलग वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। कुछ में धमाके के बाद जैसे ही धमाका होता है वैसे ही लोग भागते दौड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये सीसीटीवी फुटेज ठीक उस वक्त का है जब वहाँ पर जाम में फंसे हुए लोग, ट्रैफिक में फंसे हुए लोग नज़र आ रहे थे। रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं और अचानक से धमाका हो जाता है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर गाड़ियों के परखच्चे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कार में हुए विस्फोट में उमर भी मारा गया है। धमाके वाली कार में मौजूद था उमर। सुरक्षा एजेंसियों ने डीएनए टेस्ट करवाया था और डीएनए टेस्ट कराने के बाद उमर के शव की शिनाख्त हो चुकी है। 10 नवंबर को उमर ने कार ब्लास्ट किया था और इसी में उमर भी मारा गया। तो सुरक्षा एजेंसियों ने डीएनए टेस्ट करवाया था। हालांकि इंतजार करना पड़ रहा था क्योंकि अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे थे और बिना किसी कंफर्मेशन के कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होती या गलत होता, और इसीलिए डीएनए टेस्ट के नतीजे आने का इंतजार किया गया। टेस्ट का नतीजा आया तो ये साफ हो गया कि जो कार के अंदर जो चालक था, यानी उमर जो गाड़ी चला रहा था, द मास्क मैन, जिसने मास्क लगाया हुआ था, वो भी उसमें मारा गया। मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और आंचल मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं आंचल आप ही का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि डीएनए टेस्ट जब जांच एजेंसियों की तरफ से करवाया गया लैब में तो उसका इंतजार किया जा रहा था कि कब ये साफ होगा कि उमर आखिर है कहाँ, वो भी मारा गया या वो बच निकला या क्या हुआ उमर का। लेकिन अब फाइनली ये कह सकते हैं कि इस तरीके से जब डीएनए टेस्ट हुआ है तो उमर भी उसी गाड़ी में मौजूद था और वो भी मारा गया। बिल्कुल, देखिए जब आतंकी बनाने की ट्रेनिंग होती है तो इनके अंदर जिहाद का कीड़ा जो है इस कदर भर दिया जाता है कि परिस्थिति अगर आपको कहीं पर साजिश रचनी है, आपको आतंकी हमले करने हैं, तो उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आपको भी अगर मानव बम
बनकर जो है रेडी रहना पड़ेगा। आपको अगर किसी जगह को उड़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है तो आप बम लगाकर खुद भी बैठ सकते हो, या फिर परिस्थिति ऐसी बनती है कि खुद वहाँ से भाग पाना मुश्किल होता है तो आपको खुद भी उस ब्लास्ट में आप अगर कह सकते हैं कि आपका खात्मा होना हो तो आप खुद को भी ख़त्म कर दे, इस तरह की ट्रेनिंग जो है इन लोगों को दी जाती है। यानी कि ये जिहाद की कट्टरपंथी विचारधारा की इतनी बड़ी ट्रेनिंग है कि यहाँ पर एक इंसान को अपनी जान देने से भी बिल्कुल भी वो कतराते नहीं। और ये तो देखिए आतंकवादी है जिनकी ट्रेनिंग ही बहुत कट्टरता से की जाती है, और उसी का नतीजा है कि देखिए जिस कार ने जो है ब्लास्ट किया है और जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं कि जो सिग्नल पे गाड़ी थी और जैसे पूरे ऑटो ही ऑटो नज़र आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो आसपास की गाड़ियाँ थी, आसपास के वाहन थे, उनके भी परकच्चे उड़ गए थे। यानी कि किसी भी तरीके से बचाव का कोई भी रास्ता वहाँ पर इंसान अपना ही नहीं सकता था, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल बीचों बीच थी, गाड़ी में उमर मौजूद था और डीएनए टेस्ट से ये खुलासा हो गया है कि ये उमर जो है इस पूरे बड़े कह सकते हैं ब्लास्ट की साजिश में उसने खुद को भी दांव पे लगाया, और इसके साथ ही जो एक मंसूबे थे इन आतंकियों के, उन मंसूबों को इन्होंने पूरा किया है। और हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है जगह जगह पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे थे, लेकिन नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं देखिए लेकिन आंचल ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि शुरुआत में इसे फिदायनी हमला कहा जा रहा था, लेकिन फिदायनी हमला जब तक ये पुष्टि नहीं हुई कि उमर भी उस गाड़ी में मौजूद था या नहीं था, या फिर वो भी मारा गया या नहीं मारा गया या बच निकला, क्या साजिश थी। लेकिन अब अगर वो भी डीएनए, अब ये चूंकि साफ हो गया है कि वो भी मारा गया है, तो फिदायनी हमला था, आत्मघाती हमला था, और यही ट्रेनिंग दी जाती है, यही विचार सेट किया जाता है, और इसी कट्टरपंथा और इसी जिहादी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास आगे भी किया जा रहा था। मैं रुक करूंगी आपका, आप रहिएगा मेरे साथ। मनोज का रुख कर लेते हैं, फरीदाबाद में उनकी मौजूदगी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई सारी कड़ियां जो हैं मनोज वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपके पास क्या ताजा अपडेट है? बता दें कि लगातार जो क्राइम ब्रांच और एएनआई की जो में है कहीं ना कहीं करपला यूनिवर्सिटी में उन्होंने सर्च अभियान कल भी तेज किया था। पर ऐसे में बता दें कि सूत्रों के हवाले से जब क्राइम ब्रांच और जम्मू पुलिस को गाड़ी जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुई है उसको जो गाड़ी एक इको स्पोर्ट जो रेड कलर की थी वो कहीं ना कहीं नहीं फॉलो कर रही थी, उस गाड़ी को फरीदाबाद के इलाके में पुलिस ने बरामद किया है। और जहां से वो गाड़ी बरामद हुई है वहां पर पूरी तरह से प्रशासन ने किसी भी को जाने नहीं दिया, और वहां पर पूरी जांच है वो की जा रही है। गाड़ी के अंदर क्या क्या पुलिस को बरामद हुए हैं बता दें कि देर शाम अब पुलिस ने इस गाड़ी को बरामद किया है, और पुलिस इस गाड़ी को लेकर जो इसका मालिक है उसका बड़ा खुलासा कर सकती है। अभी पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि गाड़ी फरीदाबाद के खंडावली इलाके में कैसे आई, कोई ना कोई बड़ा विस्फोट कहीं ना कहीं कर सकते। और ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच लगातार इस मुहिम पर काम कर रही है, और पूरे जो तार हैं वो कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकिन बनता हुआ नजर आ रहा है। ने तो अपने आप को किनारा कर लिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के तो वाइस चांसलर ने बयान दे दिया कि आरोपों में आरोप लगाए जा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फैकल्टी से कोई लेना देना नहीं है, और इसमें ये जो लोग पाए गए हैं इनका भी कोई लेना देना नहीं है। जम्मू पुलिस और हरियाणा पुलिस जो लगातार कार्रवाई कर रही है उसको लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी से पहले ही 5 से 6 डॉक्टरों को हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, और जो थे छात्रों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया था। पर ऐसे में बता दें कि हर एक उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो उनके संपर्क में था, जो और ऐसे में बताते हैं कमरा नंबर 17 जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में था वहां पर जो अमर रहता था और उसके साथ में दूसरा साथी था, उन दोनों के कमरे की जो तफ्तीश है वो की जा रही है। और पुलिस ने अभी खुलासा हालांकि नहीं किया, पर सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वो दोनों का जो संपर्क था वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने। ठीक है, मैं एक बार फिर से आंचल का रुख कर लेती हूँ। आंचल, ये जो हम तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये फिलहाल ताज़ा वीडियो कहा जा रहा है जिसमें ट्रैफिक के बीचों बीच वो उमर की गाड़ी जो है, ब्लास्ट वाली गाड़ी, वो नजर आती है।
इसको देखकर कोई इससे पहले, धमाके से पहले किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा, किसी को कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। सामान्य तरीके से वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ है, उसके आसपास जो ऑटो रिक्शा वाले हैं या रिक्शा चालक है या डीटीसी बस भी पीछे दिखाई दे रही है। मतलब किसी प्रकार का किसी को डाउट ना हो, संदेह ना हो, सामान्य तरीके से वो वहां पर जाकर खड़ा होता है और अगले ही क्षण भर में ही इस तरीके से धमाका हो जाता है। देखिए, इस पूरी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग काफ़ी समय से प्रयासरत थे। इससे पहले देखिए 26 जनवरी को ये लोग ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे और जैसा कि पता भी लगा है कि पिछले 2 साल से जो है ये आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो है लगातार तैयारी कर रहे थे, प्रयासरत थे। और लेकिन आप जानते हैं कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और दिवाली हो, इन सभी त्योहारों पर जो है बड़े लेवल पे जो है सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भी लगातार एक्टिव मोड पे रहती है। जगह जगह से देखिए इनपुट इकट्ठा किए जाते हैं। तो ऐसे में इन प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों पर या फिर देखिए धार्मिक त्योहारों पर तो ये नहीं कर पाए, लेकिन इनका उसके बाद जो मेन टारगेट था वो दिल्ली का लाल किला था, जहाँ से देश के जो प्रधानमंत्री है लाल किले की प्राचीर से ध्वज फहराते हैं। लेकिन क्योंकि दिन ऐसा पड़ा कि जब वो लाल किला बंद रहता है और यही कारण था, देखिए जो सुनहरी मस्जिद थी लाल किले वाली, उसकी पार्किंग में गाड़ी 3 घंटा खड़ी रही। 6:52 पे देखिए ये गाड़ी जो है आगे बढ़ी, ब्लास्ट हुआ। और कहीं ना कहीं देखिए पहले ये रैकी की जा रही थी इन लोगों के ज़रिए कि वहाँ पर माहौल कैसा है, क्या लोग पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे, कितने लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि लाल किला बंद था तो इसलिए वहाँ संख्या भी लोगों की कम थी। इसी कारण से देखिए वो स्थान चयनित किया गया लाल किले के ठीक सामने, ठीक पास में, जहाँ से ठीक अपोजिट साइड में चांदनी चौक है। चांदनी चौक एक ऐसा बड़ा मार्केट है दिल्ली का जहाँ पर क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि शादी समारोह कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुके हैं। लोग शॉपिंग करने भी वहाँ पहुँचते हैं और लाखों की संख्या में जो है भीड़ भाड़ चांदनी चौक के बाज़ार में देखने के लिए मिलती है। सामने देखिए गौरी शंकर मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैन मंदिर भी वहाँ पर है। तो यानी कि गुरुद्वारा भी पास में है। एक ऐसे स्थान को जो है फिर चिन्हित किया गया ब्लास्ट के लिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है भीड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको नुकसान पहुंच सके। और एक मैसेज इन्होंने देने की कोशिश की है लाल किले के ठीक सामने से कि देखिए हमने हथियार जो है वो छोड़े नहीं है। यानी कि पाकिस्तान शांति की बात जरूर करता है कि वो आतंकी हमले नहीं करा था, लेकिन आंचल ऑपरेशन 2.0 की बात अब कही जा रही है और सरकार ने इसे सीधे तौर पर अब आतंकी हमला मान लिया है। इस दिशा में एक बड़ा कदम सरकार की ओर से क्या होगा ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला। आप रहिएगा, मैं आगे भी आपका रुख करूंगी। और इसी बीच इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट अपने दर्शकों को जरा साझा करते हैं, वो ये कि 5 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है। 5 राज्यों में 10 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। कहां पर छापेमारी हुई है, कौन कौन से राज्य हैं वो भी जान लीजिए। बंगाल, हरियाणा, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय में रेड की गई है। गुजरात अलकायदा आतंकी साजिश मामले में छापेमारी हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े हुए नेटवर्क पर भी एक्शन लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। एनआईए की जो छापेमारी है वो 5 राज्यों में, गुजरात, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्य में भी जो एनआईए है उसने छापेमारी की है। आंचल का रुख कर लेती हूँ। आंचल, अब एनआईए जो है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि पूरा मामला है धमाके का, उसकी जांच जो है वो एनआईए को सौंपी गई है। ये जो गुजरात है, बंगाल है और इसके अलावा हरियाणा है, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर भी कुछ संदिग्ध जाँच की गई है, रेड की गई है। देखिए जो सभी राज्य हैं कहीं ना कहीं इनके बॉर्डर वाले राज्य हैं, क्योंकि कुछ के बांग्लादेश से जुड़े हुए बॉर्डर है, कुछ के जो है पाकिस्तान के। क्योंकि आप पंजाब जाएंगे, हरियाणा से सटा हुआ पंजाब है और पंजाब से सटा हुआ एकदम पाकिस्तान का जो है हिस्से हैं कई। और ऐसे में वहाँ से भी देखिए घुसपैठ होने के चांसेस रहते हैं कि वहाँ से भी लोग बड़े आसानी से देश में घुसपैठ कर सकते हैं अगर उनको अपने मंसूबे पूरे करने हो। क्योंकि आजकल देखिए एक बहुत बड़ी विडंबना है ये भारत की कि यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट जो है बहुत जल्दी जो है अरेंज हो जाते हैं। और इसी कारण से हमने देखा है
कि कई ऐसे बांग्लादेशी भी निकल कर सामने आए हैं, रोहिंग्या निकल कर आए हैं जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। तो सोचिए जो 20-20, 25-25 साल से देश में रह रहे हैं और उनको प्लान ही इसीलिए किया जाता है कि एक दिन तुम्हें ऑर्डर मिलेगा और तुम आतंकी घटना को अंजाम दोगे। तो उनकी ट्रेनिंग ही उसी तरीके की होती है। जिस तरीके से देखिए ISIS काम करती है, उसी तरीके से देखिए हमारी रॉ भी है जो काम करती है अलग अलग देशों में। तो कह सकते हैं कि ये जो तमाम एजेंसियां होती है, जो खुफिया एजेंसी जिनको कहा जाता है, ये साइलेंट तरीके से ही काम करती हैं। इनको हर वो तरीका अपनाना पड़ता है जो एक आम जनजीवन जीने के लिए इंसान करता है। उसके साथ ही देखिए ये अपने देश के ऑर्डर पर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन हैं जो कि भारत में सक्रिय है, या फिर देखिए एक मॉड्यूल तैयार करते हैं आतंक का, जिनका काम ही ये है कि उनकी जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव रहे और जब भी ज़रूरत पड़े उसको एक्टिव कर दिया जाए। और भारत के तमाम हिस्सों में जहां उनका मन करे, अगर उनको लगता है कि यहाँ ब्लास्ट कर सकते हैं तो उन्होंने ब्लास्ट किए हैं। पिछले 20 साल में की अगर हम आंकड़ा देखें तो ब्लास्ट में सिर्फ वही जगह निकल कर सामने आई है जो भीड़ भाड़ वाली है। बाजारों को टारगेट किया गया है क्योंकि बाजारों में सबसे ज्यादा दिल्ली की भीड़ होती है। लेकिन आजकल ये बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता था 26 जनवरी का, या दीपावली पर भी जिस तरीके से रेकी की गई थी, यानी कि अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग लाल किला हो गया या अन्य पर्यटकों वाली जगह हो गई हैं, वहां पर प्लानिंग थी कि वहां पर अटैक करेंगे और ना जाने कितना बड़ा धमाका और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये तो गनीमत है कि इनपुट इस तरह स्ट्रांग रहे या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पुख्ता जानकारी रही कि कोई बड़ा ब्लास्ट होने से बचा लिया गया। और मैं मनोज का रुख करना चाहती हूँ एक बार फिर से। मनोज, क्योंकि आपने इको स्पोर्ट गाड़ी का जिक्र किया, फिलहाल इसको लेकर क्या डिटेलिंग है, क्या जानकारी है, कितनी जगहों पर ये देखी गई है, कितने समय तक ये फॉलो अप करती हुई गाड़ी देखी गई है? बता दें जो इको स्पोर्ट है, जो दिल्ली के अंदर I-10 गाड़ी जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ, और जो इको स्पोर्ट है वो तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी को फॉलो करते, I-20 गाड़ी, इस गाड़ी को फॉलो करते हुए देखा गया। और ये फरीदाबाद में बात की जाए तो अमर नबी के नाम से ये गाड़ी है जो खंदावली गांव में इस टाइम खड़ी है। और आप बता दें जहां ये गाड़ी खड़ी हुई मिली थी वहां पर प्रशासन ने 10 घरों को खाली करा दिया गया है और करीबन 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर कोई बम हो सकता है, कोई ब्लास्ट हो सकता है, कोई भी हादसा इस गाड़ी के अंदर हो सकता है। और प्रशासन ने गहनता से इसकी जांच कर रही है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुए, हालांकि उसकी भी जो जांच है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पर ऐसे में बताते हैं कि ये गाड़ी वही है जो उस गाड़ी को फॉलो कर रही थी। इस गाड़ी को बदरपुर बॉर्डर से पार करते हुए देखा गया। और साथ में ऐसे में बताते हैं जो दिल्ली के अंदर जब वो गाड़ी ब्लास्ट हुई तो उस टाइम भी इस गाड़ी की जो मौजूदगी थी वो दिल्ली के अंदर थी। इसके लेकर प्रशासन जो क्राइम ब्रांच की, जो जम्मू क्राइम ब्रांच है और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच है, वो लगातार इसमें काम कर रही थी। और ये इस गाड़ी को पहले भी हरपला यूनिवर्सिटी के आसपास में देखा गया, जिससे लेकर हरपला यूनिवर्सिटी से कहीं अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जो इनका पूरा जो सरगना जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं हरपला यूनिवर्सिटी से ही बनता हुआ नजर आया। हर एक जो डॉक्टर हैं वो कहीं 500 मनोज, आप बने रहिएगा, आंचल आप भी बने रहिएगा और इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। दरअसल वायु प्रदूषण को लेकर जानकारी है। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंचा है, गंभीर स्तर पर जा पहुंचा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI जो है वो 600 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में 680 दर्ज किया गया। आनंद पर्वत में 626 AQI दर्ज किया गया। अशोक विहार में 649, अलकनंदा में 716 AQI, चाणक्यपुरी में 596, सिविल लाइंस में 696 जो AQI का स्तर है वो दर्ज किया गया है। तो देखिए अब प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अशोक विहार में, अलकनंदा में भी 600 और 700 के पार भी जो AQI का लेवल है वो बढ़ गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली NCR में पॉल्यूशन किस स्तर पर है, मतलब ये गंभीर श्रेणी को भी पार कर गया है। आने जाने में घुटन महसूस हो रही है। दम घोटू हवा जो है वो लोगों के लिए जीना मुश्किल बना रही है और लोगों की दैनिक दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम पॉल्यूशन के कारण भी हो रहा है। एक तो दूसरी तरफ सर्दी बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन यानी जो प्रदूषण की सफ़ेद चादर है वो भी लोगों को जीना मुहाल कर रही है, वो भी लोगों को मुसीबत में डाल रही है। कई जगहों पर बिल्कुल सफ़ेद चादर यानी विजिबिलिटी ज़ीरो आपको नजर आएगी और ख़ास तौर पर ISBT जैसे एरियाज़ में या फिर बस अड्डों वाले इलाकों में, आनंद पर्वत हो गया, आनंद विहार हो गया या कश्मीरी गेट हो गया,
इन इलाकों में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी AQI लेवल जो है वो 600 पार, 700 पार, 500 पार आपको मिलेगा। सबसे खतरनाक अभी तक का अलकनंदा में दर्ज किया गया है 716 यहाँ पर AQI जो है वो दर्ज किया गया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी मुश्किल भरा समय है। हालांकि दावे वादे खूब किए जाते हैं सरकारों की ओर से कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन वो काम कहाँ है, ज़मीनी स्तर पर उसका असर कतई नज़र नहीं आता है। तो लोग जब अपने अपने घरों से सुबह दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो बिल्कुल आपको महसूस हो रहा होगा कि सफ़ेद चादर जो है वो नजर आ रही होगी। आंचल मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल, दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर की हम पूरे की ही बात करें तो वायु प्रदूषण जो है कई जगह पर जो AQI लेवल है वो 400 से पार है। और आपको बता दें कि गाजियाबाद में कुछ जगह पर जो AQI लेवल था वो 700 पार नज़र आया। आप गौर करें, 700 पार एक ऐसा लेवल है जिसमें देखिए अच्छे खासे इंसान को जो है कई तरह की जो शारीरिक बीमारियां हैं वो हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है और ख़ास करके इससे गला ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। लोगों को छींक आती है, गले में लोगों की दिक्कत होती है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि एक लंबे समय तक ये प्रॉब्लम ठीक भी नहीं होती। आपको देखिए सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि दिल्ली एनसीआर की क्या तस्वीरें हैं। धुंध की एक चादर जो है वो बनी हुई है। ये तकरीबन देखिए 8 बजने को है, 7:53 का समय है और अभी भी ये जो है ये कोहरा नहीं है, धुंध है। और एक ऐसी धुंध है जिसमें देखिए आप कह सकते हैं कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हालांकि देखिए ग्रैप 3 जो है वो लागू हो चुका है, उसके बाद भी उसमें कई तरह की जो गाइडलाइन है वो जारी की जाती है, जिसमें चाहे गैर निर्माण की हम बात करें। बिल्कुल आजा, और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आंचल आपका इस जानकारी के लिए। और मनोज मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े थे। मनोज, आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। SN पांडे जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जब लोग जो है वो सुबह घरों से दफ्तर आ रहे हैं, मैं भी जब सुबह घर से दफ्तर आ रही थी तो एक सफ़ेद चादर जिसमें विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर या तो ज़ीरो, ये ठिठुरन नहीं है, ये सर्दी नहीं है, ये कोहरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण है। ये स्मॉग जिसको हम कहते हैं, ये स्मॉग कहलाता है। ये स्मॉग और धुंध की एक चादर हो जाती है जब इसमें जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं, इनसे जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, और जब हमारा तापमान गिरता है सर्दियों में, तो तापमान गिरने के कारण इन पर जो हवा होती है वो नीचे बैठ जाती है और उस पे जो नमी होती है वो बैठ जाती है, क्योंकि रात में तापमान गिरते हैं तो ओस भी गिरती है और ये नीचे ठंडी हवा रहती है। इसके ऊपर एक गर्म हवा की लेयर बन जाती है जो इस प्रदूषण को बिल्कुल ट्रैप कर लेती है, बिल्कुल धरती पर, धरातल पर, जिसकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ जाता है। और अभी भी लगातार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी ऐसी संभावना है। जब उत्तर पश्चिमी हवाओं की थोड़ी स्पीड तेज होगी तो इनके थोड़े छटने की संभावना रहती है। अभी फिलहाल इनकी औसत स्पीड 2.5 से 3 किलोमीटर पर आवर की चल रही है, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण साफ नहीं होता है। जब हवाओं की स्पीड तेज होगी तभी प्रदूषण साफ होगा। फिलहाल अभी यही स्थिति अगले 24 से 48 घंटे रहने की पूरी संभावना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित सभी जगह देखी जा रही है, क्योंकि ये इसमें थर्मल इन्वर्जन हो जाता है। इसको एक हम लोग वैज्ञानिक भाषा में थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। इसकी वजह से पांडे जी, क्या, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण को लेकर जब सरकारों की स्टेटमेंट की बारी आती है या कारण बताओ की बारी आती है तो फिर एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगते हैं। और वायु प्रदूषण का एक फैक्टर पराली जलाना भी बताया जाता है। क्या आप मानते हैं कि पराली जलाने से भी प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल, बढ़ा है? देखिए पराली का करीब 7-8% हिस्सा है। सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो 17% हिस्सा प्रदूषण पे हमारे परिवहन का है, चाहे वो प्राइवेट परिवहन हो चाहे वो हमारा सरकारी हो। तो ये सारे, इसके बाद फिर जो निर्माण हो रहे हैं, चाहे वो मेट्रो के निर्माण हो रहे हो चाहे वो हाईवेज के निर्माण हो रहे हैं, तो इससे जो 2.5 के SPM निकलते हैं, ये हमारे सांस के जरिए फेफड़ों से होते हुए सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले होते हैं ये 2.5 के कण होते हैं।
बाकी बड़े जी। एसएन पांडे जी, आपने कहा कि परिवहन जो है वो भी इसका बड़ा फैक्टर है, लेकिन परिवहन तो 12 मास चलता है पूरा, यहाँ पर तो थमता नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट, क्या सर्दी इसका बड़ा फैक्टर है कि परिवहन बहुत बड़ा? हाँ, मौसम प्रदूषण पर मौसम की बहुत बड़ी मार है, क्योंकि थर्मल इन्वर्जन हो जाता है, नीचे हवाएं ठंडी बैठ जाती है, उन पर नमी होती है, तो धूल, ग्रीन हाउस गैसेज, ये सारे जितने भी धूल के कण सारे उन पर बैठ जाते हैं, तो एक स्मोक का रूप ले लेता है। और धुंध और स्मोक दोनों जो है, स्मोक ज्यादा खतरनाक होता है मानव शरीर के लिए और मानव स्वास्थ्य के लिए। तो अभी इस पे इससे बचाव के लिए जारी सरकारें क्या रहेंगी। कदम उठा सकती हैं? देखिए, हमें सतर्क रहने की जरूरत है कि हम बाहर निकले तो सरकारें देखिए काम तो कर ही रही हैं इस पे, लेकिन सरकारें जो काम करती हैं इंडिविजुअल रूप से हमें सबको काम करना पड़ेगा इस पे, कि हम इस समय सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, अपनी गाड़ियों का प्रयोग ना करें दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में, और पराली ना जलाएं, जो कूड़ा जलाते हैं वो ना जलाएं। आप देखिए दिल्ली ऐसे शहरों में कई जगह कूड़ा जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। अब पराली पे पेनल्टी हो रही है, लेकिन किसान समझदार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम पहलू को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।